तो दोस्तों आज हो गया 3 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। जी आपको बता दें कि बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें कुल 9,275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1,125 सीटें हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि ये यूनिक चीज़ है, इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर ज़्यादा प्रेरित होंगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे और बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े। आज की दूसरी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बैठकों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लगाए जा रहे कयासों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज किया है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट कर उन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि बीएल संतोष ने ट्वीट कर कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। यही नहीं, बिना नाम लिए दिल्ली से तुलना करते हुए बीएल संतोष ने लिखा है कि एक म्यूनिसिपैलिटी के सीएम 1.5 करोड़ लोगों की आबादी को मैनेज करने में फेल रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने 20 करोड़ से अधिक आबादी वाली यूपी में नियंत्रण कायम किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र नेतृत्व यूपी में पार्टी के कामकाज को लेकर चिंतित है। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा 2 हफ्ते के अंदर दे वैक्सीन का पूरा ब्यौरा। जी आपको बता दें कि वैक्सीन पॉलिसी पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोविड-19 टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाली सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल पर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड पर रखें और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक खरीद का ब्यौरा पेश करे। कोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा है। इसके अलावा निःशुल्क टीकाकरण के संबंध में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सप्ताह के भीतर अपना रुख बताने को कहा गया है। आज की चौथी बड़ी खबर। केंद्र सरकार के शौकों से बड़ी पूर्व मुख्य सचिव की मुश्किलें। सीएम ममता बनर्जी बोली अलापन के साथ खड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन को शौकों नोटिस जारी किए जाने और उन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उनके पक्ष में उतर गई है। बुधवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल सरकार अलापन का हर कदम पर साथ देगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली तलब करने के आदेश को अस्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अलापन ने रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अलापन को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। आज की पांचवी बड़ी खबर। कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। इस परियोजना के तहत राजपथ और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक निर्माण कार्य होने हैं। इस परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है। इसमें एक केंद्र सचिवालय भी होंगे जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने परियोजना को रोकने की याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे खारिज कर दिया था और अदालत ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। आपको बता दें कि वकील प्रदीप कुमार यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। आज की छठी बड़ी खबर। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि NDTV से बात करते हुए AIMM प्रमुख ने कहा है कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। PM ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए। उन्होंने कहा कि PM ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास करके PM के नेतृत्व को सहारा। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। PM ने कहा था कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया लेकिन हम समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को निर्यात करते रहे। दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है,
जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही ज़मीन पर, आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए, और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में? आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। नहीं, ये इंसान की जिंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहां कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं। नहीं, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है। कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा?